हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछे गए जीएस के सवाल। तो जानने की कोशिश करेंगे कौन से सेक्शंस पर मेजरली हमारे पास फोकस किया गया, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी उन्हीं सेक्शंस पर, उन्हीं कैटेगरीज पर फोकस किया जा सकता है और उसी तरह के कुछ सवाल आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो पुराने पेपर को स्टडी करने से एडवांटेज ये मिलती है कि आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में पता चल जाता है जहां से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो आई गेस आपको यहां पर कुछ बेनिफिट जरूर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कुछ इनिशिएटिव बता दूं। हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो आप देखिएगा कि सुबह मॉर्निंग जो है वो एमसीक्यू सीरीज के साथ स्टार्ट हो जाती है, 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज 10:15 पे। और कल हम हिस्ट्री रिवाइज करेंगे सुबह, और उसके बाद मेंस करंट अफेयर है, फिर डेली करंट अफेयर, और फिर जीओआईटी और ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम। तो आप ये शेड्यूल उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं जो हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं पिछले एसआई के एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो इसमें पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम एसोसिएटेड विद नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेशनल पुलिस अकेडमी का जो नाम है वो किस ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है। तो करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, आजादी के बाद पहले गृह मंत्री ही बने, और इवन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। देश को एकत्रित करना, ठीक है, देश को एक साथ लेकर आना, ये इसके लिए जाने जाते हैं। और इसी वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इनके नाम पर हमारे पास बना है, जो विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इनके नाम पर आपको देखने को मिलेगी नेशनल पुलिस अकेडमी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगी। तो जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में हमारे पास होती है। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर्स की बेसिकली ट्रेनिंग यहां पर देखने को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन भी काफी हद तक इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट रैंक इन द पुलिस डिपार्टमेंट इन द इंडियन स्टेट, किसी भारतीय राज्य में जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर की पोस्ट होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, पिछले से ही कनेक्टेड है। तो यहां पर आप देखिए, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कल को आप जब सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपका सबसे हाईएस्ट ऑफिसर कौन होगा? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हमारे स्टेट में एक ही होता है, हर स्टेट का एक ही डीजीपी होता है। अब ये डीजीपी बनता कौन है? देखिए, आपकी स्टेट में कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। उन आईपीएस ऑफिसर्स में से एक पर्सन प्रमोशन पाते पाते डीजीपी के रैंक तक पहुंचेगा। हाँ जी, क्लियर। अब यहां पर आपको बता दूं कि हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होता है किसी भी इंडियन स्टेट में, ये एक ही होता है। और यूटी में भी हमारे पास ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक डीजीपी होगा, ठीक है। और इसको हमारे पास आप कह सकते हैं 3 स्टार रैंक ऑफिसर। हाँ जी, क्लियर। तो यानी कि हमारे पास पिछली जो न्यूज थी, पिछला जो एमसीक्यू था, उसी से कनेक्टेड ये नेक्स्ट एमसीक्यू यहां पर पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास होली आर्टिसन बेकरी विच वाज रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन। हाँ जी, अब ये जो सवाल है वो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को आंसर कभी नहीं कर पाओगे। देखो, यहां पर आपको क्या पता कि ओरलैंडो, ढाका, पेरिस, लंदन एक बेकरी कहां होगी, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली क्या था कि 2016 में यहां पर ढाका बांग्लादेश में एक बेकरी है जिसका नाम होली आर्टिसन बेकरी है। यहां पर आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया था, यानी प्रिजनर के तौर पर रख लिया था वहां पर, ठीक है। होस्टेज यहां पर सिचुएशन थी हमारे पास देखने को मिली। तो इसी वजह से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड आप क्वेश्चन इसे कह सकते हो। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं जिनका हमारे पास बड़े लेवल पर नाम लिया गया है, जो बहुत ही फेमस रही, उनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ था कि 5 मिलिटेंट ने हमारे पास होस्टेज और ओपन फायर किया था यहां पर होली आर्टिसन बेकरी, जो कि बांग्लादेश में है। तो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड सवाल जो है यहां पर पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट श्री शमस ताहिर खान, ये हमारे पास कौन से टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं? अगर बच्चे शम्स ताहिर खान की बात करूं, बहुत ही फेमस एंकर हैं। यानी कि न्यूज चैनल्स के बारे में आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जो इंडिया के फेमस एंकर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से न्यूज चैनल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, आज तक के अंदर ये जो क्राइम रिलेटेड न्यूज होती है, क्राइम रिलेटेड न्यूज होती है, उनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्राइम रिलेटेड न्यूज को रिपोर्ट करने का काम करते हैं
श्री शम्स ताहिर खान, बहुत ही फेमस और बड़ा ही हमारे पास एक बांध कर रख देना ऑडियंस को, उस तरह का काम है। मतलब कि जिस तरह से ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। ठीक है, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो वन ऑफ द फेमस एंकर न्यूज रिपोर्टर, ठीक है, जो क्राइम रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट टू द रियो ओलंपिक्स 2016। अब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, 2016 में हमारे पास रियो डी जनेरियो ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे 2016 में। फिर 2020 के ओलंपिक्स टोक्यो में होने थे, जो हमारे पास डिले हो गए कोविड की वजह से, 2021 में हुए। अब क्वेश्चन उठता है कि जब भी हमारी टीम ओलंपिक्स में जाती है, कोई ना कोई स्पॉन्सर तो करता है उसको। ठीक है, तो 2016 में किसने स्पॉन्सर किया था? अमूल ने। अब ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 2021 वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, वहां पर स्पॉन्सर कौन था? टोक्यो में जो ओलंपिक हुए, अब ये क्वेश्चन सवाल आपसे फिर से पूछा जा सकता है कि टोक्यो में कौन स्पॉन्सर था। तो आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप, ठीक है, जिसके चेयरमैन गौतम अडानी हैं, और एमपीएल स्पोर्ट्स, ये हमारे पास मेजर हमारे पास स्पॉन्सर थे, बड़े स्पॉन्सर थे फॉर द इंडियन कंटीजेंट फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अडानी ग्रुप को स्पॉन्सर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2016 में हमारे पास अमूल, जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन इसको मिलती है, तो इसने हमारे पास स्पॉन्सर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हुज एक्चुअल नेम वाज कैसियस क्ले। हाँ जी, किसका नाम, ओरिजिनल नाम कैसियस क्ले है? अब देखो यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के नाम लिखे गए हैं वो वर्ल्ड फेमस है, पेले, मोहम्मद अली, डेविड बेकम, लियोनेल मेसी। लेकिन करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली, जो आपको पता होगा बॉक्सिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर। ठीक है, तो इनका जो नेम है वो इनके फादर के नाम पर, दैट इज कैसियस मार्सेलस क्ले सीनियर, और इनका नाम है कैसियस क्ले जूनियर या फिर मोहम्मद अली। तो ये एक बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। तो यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमें कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। अब इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस भी बोल देते हैं। अब पुलिस से रिलेटेड पेपर है तो भाई इंटरपोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं ये जरूर चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंटरपोल के करंट हमारे पास हेड कौन है। हाँ जी, करंट हेड कौन है इंटरपोल के? इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लियोन, फ्रांस में। ठीक है, ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि जब हम खुद सर्च करते हैं तो हमारे भूलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको इंटरपोल बोलते हैं, और लियोन फ्रांस से ऑपरेट करती है, और इसके हमारे पास 195 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर स्टेट इन इंटरपोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस है उसके बीच में कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोजली आइलैंड, मजोली आइलैंड के बारे में है हमारे पास। तो इसको आइलैंड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। भारत में देखिए, जो हमारे पास हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है। इंडिया जो है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स आगे फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। अब अगर हम बात करें, किसी आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं मिलता, मतलब उसे डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल जाए, लेकिन मजोली आइलैंड इतना बड़ा आइलैंड है कि उसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि वो भारत के कौन से राज्य में है? तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ असम। आपको मैं खास बात बताना चाहूंगा, मजोली जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड का मतलब जो रिवर की वजह से बना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और इसको कौन सी रिवर बनाती है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। अब ये इतना बड़ा आइलैंड है कि इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था 2016 में, और उसी को लेकर ये सवाल जो है वो पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मोजली आइलैंड, रिवर आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, और फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, पहली बार किसी आइलैंड को, सिंगल आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कई सारे आइलैंड्स को मिलाकर दिया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास इंदर मल्होत्रा, जिनकी डेथ हुई 2016 में, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन थे। तो ये एक जर्नलिस्ट थे, तो कुछ जर्नलिज्म को लेकर काफी ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। हिमाचल का ये जो एग्जाम है, तो आपने सुना होगा कि पुलिस वालों का और जर्नलिस्ट का 36 का आंकड़ा रहता है। तो लग रहा है कि हमारे पास जो एसआई का एग्जाम था, वहां पर जर्नलिज्म को काफी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और अपना 36 का आंकड़ा जो है वो बरकरार रखते हुए चाहते हैं कि सभी जर्नलिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स की वो अच्छी रहे। तो जर्नलिज्म को लेकर भी काफी सारे, जर्नलिस्ट को लेकर भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। हम आगे भी इस चीज को देखेंगे। तो इंदर मल्होत्रा जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, ऑथर थे, इनकी 2016 में डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास फॉलोइंग कंट्री, जो हमारे पास फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने डिफॉरेस्टेशन को प्रोहिबिट कर दिया है, कि इनके देश में बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई नहीं होगी, जंगलों की कटाई नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर है नॉर्वे। आपको पता होगा ये नॉर्वे, स्वीडन, ये बहुत आगे हैं हर चीज में, हर चीज में ये कंट्री को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो आपको बता दूं कि नॉर्वे ने डिफॉरेस्टेशन को यहाँ बैन कर दिया है, और ये किसी भी कंपनी को जो क्लियर कटिंग होती है, जो हमारे पास फॉरेस्ट की कटिंग होती है, वो करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने वाले वर्ल्ड के पहले कंट्री बने थे नॉर्वे इन द ईयर 2016। अगला सवाल तेजस को लेकर पूछा गया है। अब तेजस जो है वो एक इंडिजीनियसली डिजाइन, इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी तकनीक से निर्मित, स्वदेशी तकनीक से निर्मित, ठीक है। तो ये क्या है, तो इट्स अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट का मतलब हल्का, कॉम्बैट का मतलब लड़ाकू, एयरक्राफ्ट का मतलब विमान। सो एलसीए तेजस इसको बोला जाता है हल्का लड़ाकू विमान। इसको कौन बनाता है, इसको बनाने का काम करता है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट थोड़ा सा निराशा की बात यह है कि इस प्लेन के, इस फाइटर प्लेन के, इस लड़ाकू विमान के ज्यादातर जो कल पुर्जे हैं, यानी कि जो हमारे पास पार्ट्स हैं, वो इंपोर्टेड हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे इंजन हो गया, इंजन बाहर से आया है। इजेक्शन सीट होती है जो पायलट को किसी भी प्रॉब्लम में प्लेन से एकदम से बाहर निकाल देती है, वो भी बाहर से आई है, ठीक है। ऐसा जो ग्लास है वो भी बाहर से आया है। आप कहोगे कि बचा क्या है फिर, तो टेक्निकली तो असेंबलिंग हुई है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट हिस्से जो है वो बाहर से ही आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एलसी तेजस के बारे में याद रखना, ये इंडिया का इकलौता इंडिजिनसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। बाकी सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमने बाहर से खरीदे हैं, ठीक है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। तो एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको लेकर काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैव ऑनर्ड विद डॉक्टरेट बाय द आईआईटी कानपुर रिसेंटली। अब देखिए फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल। तो स्पोर्ट्स, पुलिस, जर्नलिज्म, इनके ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास विश्वनाथन आनंद, जो जाने माने चेस प्लेयर हैं, इनको आईआईटी कानपुर द्वारा हमारे पास ऑनर किया गया था इन द ईयर 2016, और इसी को लेकर सवाल जो है वो पूछा गया था। तो डिग्री ऑफ डॉक्टरी साइंस ये हमारे पास दिया गया था सीएनआर राव, उस समय के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, आज भी हमारे पास फेमस साइंटिस्ट है ये। तो हमारे पास, और इनके साथ विश्वनाथन आनंद को, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर ने इनको ऑनर किया था। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, द डेवलपमेंट बैंक, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, बेसिकली द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप के साथ, तो ब्रिक्स। सो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ बिग डेवलपिंग नेशंस, जो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, उनका एक समूह, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाने की कल्पना की, और इस बैंक को स्टार्टिंग में ब्रिक्स बैंक कहा गया, और आगे चलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहा गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मली रेफर्ड एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर डेवलप किया है, और ब्रिक्स कंट्रीज के नाम यहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चे, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की कि हेडक्वार्टर इंडिया में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, शंघाई में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको शंघाई, चाइना में देखने को मिलेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। इसको बनाने के लिए 100 बिलियन यूएस डॉलर का इनिशियल फंड रखा गया है। आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये बैंक 5 कंट्रीज ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था, लेकिन अभी इसमें हमारे पास 4 नए और मेंबर जोड़े गए हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर आपको पता है उन 4 मेंबर्स के नाम, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 3 तो फाइनल हो गए थे, चौथे के ऊपर हमारे पास फाइनलाइजेशन चल रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे नए मेंबर, न्यू मेंबर ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे हाईएस्ट। अब देखो फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंडल्ज पेपर, स्पोर्ट्स काफी ज्यादा हमारे पास पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन।
तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड हुआ करता था। इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो अब इसका नाम जो हो चुका है, आपको बता दूं कि अब खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, अब इसको जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये हमारे पास हॉकी के जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी का मतलब क्या है? हॉकी के जादूगर के रूप में इनको जाना जाता था, और इन्हीं के नाम पर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे पास खेल रत्न का अवार्ड जो है वो नाम जो है वो चेंज कर दिया है। तो अभी जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है भारत में वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये करने का रीजन गवर्नमेंट ने जो दिया वो ये दिया कि स्पोर्ट्स का अवार्ड किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पर होना चाहिए। और यकीन मानिए कि भारत में हॉकी के प्लेयर बहुत आए, लेकिन आज तक कोई भी मेजर ध्यानचंद की बराबरी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीतू राय ये कौन से स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जीतू राय कौन से स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये हमारे पास जुड़े हुए विद द स्पोर्ट्स शूटिंग। तो 2016 में, हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था। देखिए स्पोर्ट्स से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, और यहीं से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जीतू राय को खेल रत्न अवार्ड मिला, ठीक है, आप ये बताइए कि वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि खेल रत्न अवार्ड पाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? हाँ जी, पहला खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था हमारे पास नन अदर देन, हाँ जी, चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो सबसे पहले दिया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेम के आसिफ एसोसिएटेड विद। हाँ जी, तो यहाँ पर कोई हिंदी फिल्मों का फैन भी मुझे लग रहा था, पेपर सेटर है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास, गाइड, शोले, उपकार, मुगले आजम। तो भाई ये क्वेश्चन तो आज की जनरेशन के लिए आंसर कर पाना बहुत मुश्किल था, 2016 में भी मुश्किल था। के आसिफ जो है वो बहुत ही फेमस हमारे पास डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन वो मुगले आजम से रिलेटेड है। मुगले आजम इंडिया की फेमस मूवी है, लेकिन हर बच्चे ने वो मूवी देखी हो या उसके डायरेक्टर का नाम पता हो, तो ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर लगता है कोई हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। हाँ जी, क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का कौन परमानेंट मेंबर यहाँ पर नहीं है? अब देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल विंग है यूएन का, इसके टोटल 15 मेंबर है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, टोटल 15 मेंबर, जिसमें से 5 परमानेंट है जिनको P5 कहा जाता है। 15 में से 5 परमानेंट है जिनको P5 कहा जाता है, वो है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, इन्हें P5 कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको साफ पता चल गया होगा कि इटली जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इटली जो है वो करेक्ट आंसर मेरे पास कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि अभी अगर हम बात करें क्या इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं राइट नाउ इन द ईयर 2022, तो मई 2022, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया अभी टेम्परेरी मेंबर है। टेम्परेरी मेंबर्स को 2 साल के लिए चुना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। टेम्परेरी मेंबर्स को कितने टाइम के लिए चुना जाता है? फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। हाँ जी, क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है वो याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। हाँ जी, इंडिया जो है उसने हमारे पास चाहबार पोर्ट को लेकर कौन सी कंट्री साथ डील फाइनलाइज की थी? तो ये है ईरान। टेक्निकली आपसे पूछा जा रहा है कि चाहबार पोर्ट कौन सी कंट्री में लाई करता है? ईरान। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, सेंट्रल एशिया में इंडिया को कनेक्टिविटी चाहिए थी, और पाकिस्तान जो है हमारी ट्रेड को वहां से होने नहीं देता। तो इंडिया ने एक रास्ता सोचा कि हम ईरान का एक पोर्ट, एक बंदरगाह डेवलप करेंगे, चाहबार पोर्ट, और इसके थ्रू हम अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री साथ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास, आपको बता दूं कि 2015 में इंडिया ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था ताकि चाहबार पोर्ट की डेवलपमेंट हो सके और अफगानिस्तान के साथ व्यापार हो सके और सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ। अब उस समय ये तो इंडिया को नहीं पता था कि अफगानिस्तान में 2022 में चलकर तालिबान इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। किसी को क्या पता था? फ्यूचर के बारे में तो नहीं पता होता, लेकिन हाँ, प्लान बहुत जबरदस्त बनाया गया था।
आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो चाबहार पोर्ट है, याद रखिएगा चाबहार पोर्ट इज इन ईरान, और इसी का जो सिस्टर पोर्ट है चाबहार पोर्ट के बंदरगाह के बिल्कुल नजदीक आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट। ये चीज याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट के बिल्कुल नजदीक आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट इज इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है। तो पेपर में अगर सवाल इसी से रिलेटेड पूछना हो तो कैसे पूछेंगे कि चाबहार पोर्ट का सिस्टर पोर्ट बताइए कौन सा है, तो ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में है, जबकि चाबहार पोर्ट हमारे पास ईरान में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ, ये एक बहुत ही फेमस बुक है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो सिंपल सा सवाल ये यहाँ पर है कि आनंद मठ बुक किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बुक हमारे पास लिखी है, जो बंगाल के अंदर सबसे फेमस बुक में से एक कंसिडर की जाती है। बंगाली फिक्शन है जो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जी ने 1882 में लिखी थी। हाँ जी क्लियर। और ये किसके ऊपर बेस्ड थी, सन्यासी रेबिलियन, सन्यासियों का जो विद्रोह था उसके ऊपर ये बुक बेस्ड थी। अगर देखो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होता तो ये पूछ लेते किसके ऊपर लिखी गई है, तो सन्यासी रेबिलियन इन द लेट 18th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास फेमस पेंटिंग बनी ठनी, यानी कि पेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनी ठनी पेंटिंग कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। और बनी ठनी पेंटिंग जो है वो भगवान कृष्ण से हमारे पास सब्जेक्टेड मानी जाती है। तो ये हमारे पास बनी ठनी मींस द डेक्ड आउट लेडी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। और ये निहाल चंद ने हमारे पास इनको स्टार्ट किया था। किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट से ये रिलेटेड जो है वो कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं आपको कहूंगा इस क्वेश्चन को देखकर मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि जितनी भी इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सतरैया क्लासिकल डांस के बारे में पूछा गया है, लेकिन भारत के और भी तो क्लासिकल डांस है, फॉर्म है, जैसे हमारे पास कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, देयर सो मेनी डांस फॉर्म्स। तो आप प्लीज उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर सतरैया के बारे में पूछा जा रहा है जो असम से हमारे पास कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो सतरैया हमारे पास नृत्य क्लासिकल डांस है जो कि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण को लेकर डेडिकेटेड है, और असम में हमारे पास ये शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में एक बार जरूर पढ़ के जाएं, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। नेक्स्ट नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज बच्चे ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड होती है। किसी भी एग्जामिनर के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठाना एक अच्छी चीज मानी जाती है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। तो नोबेल प्राइज की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास शुरू हुए थे इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुए थे। एल्फ्रेड नोबेल कौन सी कंट्री से थे, ही फ्रॉम स्वीडन, जिन्होंने कई सारी इन्वेंशन की थी, लेकिन फेमस इन्वेंशन थी इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारी खोज की थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो जिनका आविष्कार था वो था डायनामाइट। और उन्हीं की याद में हमारे पास नोबेल प्राइज दिए गए। पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, किसको, हमारे पास डब्ल्यू रोंटगन को, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, इसके लिए इन्हें 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो एल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और टोटल हमारे पास 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं बच्चों। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिजिक्स तो देखो हो ही गया, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब कुछ लोग बोल देंगे बायो, बायो नहीं, हमारे पास आप कहोगे मेडिसिन, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, ये 5 कैटेगरीज थी जो अल्फ्रेड नोबेल अपनी वसीयत में लिख कर गए थे। लेटर ऑन एक नोबेल प्राइज और शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। तो ये लेटर स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, म्यूजिक में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, ठीक है। तो मानवता की भलाई के लिए जिन लोगों ने काम किया होता है उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल हमारे पास 6 कैटेगरीज बनती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन इसको बोलते हैं, लिटरेचर, पीस, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक और प्राइज शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑन, दैट इज नोन टू बी इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास डैश इज द मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर। हाँ जी, देखो अब आपको साका कैलेंडर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साका कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ जाना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट मंथ होता है फाल्गुन, ठीक है, लास्ट मंथ यहाँ पर फाल्गुन होता है। लास्ट मंथ पूछा गया है कि साका कैलेंडर का लास्ट मंथ कौन सा होता है, ठीक है। तो साका कैलेंडर का लास्ट मंथ फाल्गुन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अहमदनगर फोर्ट में है तो आप भारत के कौन से राज्य में होंगे? तो अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि अहमदनगर फोर्ट में है तो कौन से राज्य में होंगे, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र राज्य में हमारे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि अहमदनगर महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस फोर्ट है जिसको अहमदनगर किला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अहमदनगर हमारे पास या भीमगर नाला उस एरिया के पास कंसिडर किया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, किसका नाम, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, किसका नाम माताहारी या नूर इनायत खान था? तो ये अगर आपने थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमारे पास क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट जासूस स्पाई, ठीक है, वो थी हमारे पास नूर इनायत खान। इनका इंडियन ओरिजिन था, ठीक है, मतलब इंडियन कनेक्शन, रूट इनके इंडियन से, एंसेस्टर इनके इंडियन से, और हमारे पास इन्होंने हमारे पास फ्रांस में जाकर जासूसी की थी यूके के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है एस्पिनोज, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दूं कि एक बहुत ही फेमस हमारे पास ब्रिटिश एक स्पाई थी, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो इन्होंने हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 में एक अलग ही लेवल पर काम किया था फॉर द ब्रिटिश फोर्सेस। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पूछे गए, लास्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो ये हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव और कुछ फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी बताया गया है, आप इनको शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ आया होगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अगर हम एक कंक्लूजन लें, एक ओवरव्यू लें, तो स्पोर्ट्स से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, पुलिस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जर्नलिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 चीजों पर बहुत ही आपने फोकस रहना है, जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस, दूसरा हमारे पास स्पोर्ट्स पे फोकस अच्छा करना है, और तीसरा हमारे पास जो पुलिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि हमारे पास कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।